नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं रेड एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक सीरीज स्टार्ट किया है और ये उसी सीरीज का आज थर्ड वीडियो है। तो इसके पहले कि अगर दो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स का हमें वैल्यू दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है z का वैल्यू। हमें क्या पूछा गया है? z का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स। और इनका जो जो वैल्यू दिया है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया है? 10, 21 और 19। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? x जो है वो 2 बार है, y भी 2 बार है और z भी 2 बार है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2z। और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 19 और 21 40 और 10 50। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब में दो दो है तो यहाँ से हम दो को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। और ये कितना के बराबर है? 50 के। तो ये दो आगे इधर डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 25। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू हमें मिला वो कितना मिला? 25 मिला है। ठीक है, अब हमें z का वैल्यू फाइंड करना है और x प्लस वाई का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। तो ये कितना होगा? 10 प्लस जेड बराबर 25। तो यहाँ से जो z का वैल्यू आएगा वो इधर आके माइनस कर देगा तो ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो z का वैल्यू निकला वो कितना निकला? 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 796 का स्क्वायर माइनस 204 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या है? ये जो दिया हुआ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। ये क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ पे ए जो है वो कितना है? 796 और बी कितना है? 204। तो आइए इसको हम यहाँ पे वैल्यू इसका पुट करते हैं, रखते हैं। तो ये हो जाएगा 796 प्लस 204। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 796 माइनस 204। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000। कितना होगा ये? 1000 इंटू, और इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9 और ये 7 में से 2 गया 5। यानी कि ये हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 592 और 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। यानी कि हमारा जो ये बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 14 है, उनका अंतर 10 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? हमें क्या क्या दिया है? दो संख्या है x और y, इनका योग कितना दिया है? 14। और इनका अंतर यानी कि x माइनस वाई जो है वो कितना है? वो है 10। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है x इंटू वाई कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? y से y हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और ये दो जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? ये इसको डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 12। x का वैल्यू 12 आ गया। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है तो हम किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये आके इधर माइनस करेगा, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 2। हमें यहाँ
x का वैल्यू मालूम हो गया और y का वैल्यू मालूम हो गया। तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, x का वैल्यू कितना है 12 और y का वैल्यू कितना है 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 24। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है और जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक पोल है। ठीक, अब कह रहा है कि एक ट्रेन है, इसको पार करने में कितना समय लेगी, और ट्रेन का हमें जो डिस्टेंस मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 100 मीटर, और ये कितने की स्पीड से चल रही है, तो ये चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो ये इस खंबे को कब पार करेगी, जब ये ट्रेन यहाँ से गुजरेगी और अपने लंबाई बराबर यानी 100 मीटर तक जब तक ये आगे बढ़ नहीं जाती तब तक ये अपने लंबाई को तब तक ये इस खंबे को क्या होगी, पार नहीं करेगी। यानी कि यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ट्रेन की जो लंबाई है, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 100 मीटर। ठीक, और यहाँ पे चाल भी दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमें ये फाइंड करना होगा कि ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 100 मीटर की डिस्टेंस को कितने देर में कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम कुछ फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। जैसे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे समय निकालने को पूछा गया है कि इस खंबे को कितना देर में वो पार करेगी। तो समय बराबर यहां से क्या हो जाएगा, समय बराबर ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक, अब यहाँ पे हमें दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना है 100 मीटर, क्या है ये दूरी, और यहाँ पे चाल भी दिया हुआ है कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो दूरी है वो कितना है मीटर में है, और जो चाल दिया हुआ है स्पीड है वो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो एक जैसे ध्यान रखिएगा कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, ठीक, और इसमें जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, और अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे, इसको भी जान लेते हैं, अगर मीटर प्रति सेकंड में है और इसको अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो इसमें हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18, तो ये कितना हो जाएगा 6 से 3 बार में और ये 6 से 5 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 3 सेकंड में या फिर 25 मीटर की दूरी कवर करने में ट्रेन को कितना देर लगेगा, 3 सेकंड लगेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें 100 जाना है, कितना जाना है 100, तो यहाँ पे 25 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 मीटर की दूरी तय करने में, तो इधर भी 4 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर हमें फॉर्मूला के थ्रू जाना है तो आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे हमें समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, दूरी हो गया हमारा 100 मीटर, और चाल जो है वो कितना निकला हमारा 25/3, यानी 25 और ये ऊपर चला जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 और 3 12, और समय निकालना है तो इसके लिए क्या होगा सेकंड, यानी कि हमारा जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप 1-2 बात ध्यान रखिएगा। पहला क्या कि किलोमीटर से अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो उसमें हमें 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जाना है, तो वहां पे हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन बट्टा का साइन होगा और इसको सॉल्व करने को बोला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा ना कि आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, क्या, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में जो बी होता है, ठीक, पहला वो क्या होता है, ब्रैकेट, यानी सबसे पहले हम किस चीज को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो वैल्यू दिया है ना इसको जोड़ लीजिए। तो 6 को 4 बार जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। ठीक, और 24/6। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओ मतलब ऑफ का यानी मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद आता है डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या, भाग देना। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ब्रैकेट में था इसलिए हमने इसको पहले जोड़ लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है। तो जिन दो संख्या के बीच में डिवाइड का साइन है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 4 8 12, और ये कितना हो जाएगा, 4 को जब 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको लिख देते हैं कितना, 13 लिख देते हैं। ठीक है, अब ऊपर हो जाएगा कितना, 24 को 6 से भाग देंगे तो 4 और नीचे 13, यानी कि हमारा जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, मिस्टेक कर देंगे। तो इस बोर्ड मास को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है और श्याम जो है उसी काम को करने में कितना समय लेता है, 5 दिन का। तो दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो कितना दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले बहुत सारा किया है। यहाँ पे क्या होगा, हम एक काम मान लेते हैं और ये काम कितना होगा, 40। अब इन दोनों को मतलब जो राम है 40 काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 5। और श्याम जो है इस काम को 5 दिन में पूरा कर ले रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8। अब ये दोनों एक मतलब मिल के काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये एक दिन में काम करेंगे 5 और 8 13। और टोटल काम है कितना, टोटल काम है 40, एक दिन में कर रहे हैं 13, तो कितना दिन समय लेंगे, तो 40 को हम 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 13, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, और एक बचा 40, यानी कि डी जो होगा 3 होल 1/13 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये एक ट्रिगो का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले सेक ए को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेक ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस सेक ए, फिर किस में मल्टीप्लाई करेगा, साइन ए में, तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए इंटू साइन ए। और इधर पहले से क्या है, तो इधर पहले से है सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे सेक ए माइनस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। ठीक, और यहाँ पे पहले से क्या दिया हुआ है हमें, साइन ए दिया हुआ है। बाकी जो है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। इधर है सेक ए माइनस tan ए। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो हो गया सेक ए, और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए, और इधर सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, और यहाँ पे हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा, वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी के ही फॉर्म में है। ठीक, तो उस ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए की जगह पे क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी के जगह पे tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
दूसरा होता है tan सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ हमें इसी फॉर्मूला का यूज होगा, लेकिन इन दोनों को अभी आप मतलब इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन पूछ दे। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है 1। ठीक है, यानी कि हमारा जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और डायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि 0 से 50 के बीच में जो टोटल विषम संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 25 होंगी। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है n लगातार विषम संख्याओं का योग। n लगातार विषम, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, n लगातार विषम संख्याओं का योग, ये कितना के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है n स्क्वायर के। ठीक है, और इसके बीच में कितना विषम संख्या होगा, तो ये होगा 25। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर यानी कि 625। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व करना होगा तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन SN का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या, कि इसमें कितना पद होगा, कितना टर्म होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जैसे इसको हम लिखें अगर, तो पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, 7 और डैश डैश डैश, लास्ट जो विषम संख्या होगा वो कौन सा होगा, 49 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टर्म निकालना है कि कितना होगा ये। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे Tn यानी लास्ट टर्म कितना है, 49, और ये हो जाएगा a यानी कि 1 प्लस n हमें निकालना है तो n माइनस 1, और d कितना है, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये इधर एक आएगा तो ये हो जाएगा 48, और ये 2 जब n से मल्टीप्लाई करेगा तो 2n, और ये 2 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2। अब यहाँ पे 2n को इधर ही रहने देते हैं, और ये -2 को इधर लाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, और 48 और 2 कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, और यहाँ से हम n का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 50/2 यानी कि n का वैल्यू हमारा कितना आया, 25। ठीक है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि इनके बीच में जो टर्म्स है वो कितनी है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, SN, यानी कि इनको जोड़ने पे कितना आएगा। तो SN का फॉर्मूला आपको पता होगा, SN का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2, दोनों में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, लेकिन जब हमें पहला टर्म और आखिरी टर्म मालूम हो तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, n/2, ठीक है, इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये वही चीज है, 2a को हम a प्लस a लिखेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी लास्ट टर्म हो जाएगा, और a यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो इसी का हम यूज करेंगे। तो हमें n मालूम हो गया है, ये कितना है, 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25/2, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 1, और लास्ट टर्म कितना है, 49। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25/2, और ये कितना होगा, 50, और 2 से 50 को हम कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25, यानी 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे ये जो दिया है n लगातार विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, और दूसरा हमें अगर AP के थ्रू जाना है तो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला याद रखिएगा, और SN का 2 फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर, 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ।
तो एक प्रति की कीमत होगी। ठीक है, यानी हमने कह रहा है कि 1800 में 12 किताब बेची गई हैं। अब जब 12 किताब बेची गई हैं 1800 में, तो उसको 3 किताब के बराबर, 3 किताब की लागत कीमत के बराबर उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यानी कि देखिए दो चीज होता है इसमें, कि एक होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना के बराबर होता है, विक्रय मूल्य कितना के बराबर होता है, तो ये होता है कि हमने जितना में बेचा है अब प्लस हमें जितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यही क्या होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि बेचा कितना में गया है, तो ये बेचा गया है 1800 में। अब ये जब 1800 में बेचा गया है तो कह रहा है कि 12 बेचा गया, लेकिन साथ में उसको कितना के बराबर लाभ मिला है, तो 3 के बराबर लाभ मिला है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये 1800 में क्या होगा, 3 किताब उसमें जोड़ के 12 में, यानी कि ये 15 किताब बना सकता है। ठीक है, उसका लागत कीमत के बराबर होगा 15 किताब के, यानी कि ये 1800 में कितना किताब बेच देगा या बना लेगा, तो ये बनाएगा 15 किताब। तो एक किताब का कीमत क्या होगा, एक किताब का जो कीमत होगा वो होगा हमारा 1800 बाई 12, यानी कि ये हो जाएगा 15 से 12 बार में, यानी कि 120 रुपए जो होगा वो किताब का क्या है, हमारा लागत मूल्य है। ठीक है, इसको आप समझ के बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 2 अंकों की संख्या 30 से कम है, अंकों का योगफल 7 और गुणनफल 10 है। संख्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि अंकों का योगफल कितना है, 7 है। ठीक, तो 2 + 4 ये तो होगा नहीं, और 2 + 8 ये कितना हो रहा है, 10, ये भी नहीं होगा। ये 16 हो सकता है या फिर 25 हो सकता है। अब हम चेक कर लेते हैं गुणनफल, यानी गुणा करके चेक कर लेंगे। तो 1 और 6 में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, तो ये भी हम नहीं होगा। 2 और 5 में जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 25 ही जो है वो दोनों यहाँ पे जो शर्त था उसको सेटिस्फाई करता है, तो हमारा 25 आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और LCM कितना कितना है, तो 16 है और 12 है। यानी कि HCF हमें दिया हुआ है कितना, HCF है 16 और LCM कितना है, LCM है 672। अब कह रहा है कि इसमें से एक जो संख्या है वो कितनी है, 112। ठीक है, यानी कि एक जो हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहली संख्या बराबर कितना दिया है, तो ये दिया है 112। ठीक, तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा गया है कि दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 2 संख्या दिया रहे और उनका LCM और HCF दिया रहे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF, ये बराबर होगा कितना के, तो फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सब कुछ दिया हुआ है, LCM दिया है, LCM कितना है 672, HCF कितना है 16। अब कह रहा है पहला नंबर भी हमें दिया है 112, हमें क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर पहले से क्या क्या है 672 इंटू 16, और ये इधर आके डिवाइड कर देगा तो बटा 112। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 112 जो है ये 6 बार में इसको पूरा पूरा कटा देगा। अब 6 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 96। ठीक है, यानी कि जो दूसरी संख्या हमारी होगी वो कितनी होगी, 96, 96 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है, ये वाला फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, इससे बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार का 4/5वां भाग, एक वृत्त है उसका 4/5 भाग वो कितने मिनट में तय कर ले रहा है, m मिनट में तय कर ले रहा है, तो उसे उसी वस्तु नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वृत्ताकार पथ,
उसी वृत्ताकार पथ को, मतलब ये कह रहा है ना कि उसी वृत्ताकार पथ को कवर करने में उसे औसत समय कितना लगेगा, मतलब टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 4/5 भाग अगर m मिनट में कर रहा है, तो अगर उसको 4 चक्कर लगाना पड़े तो वो कितना होगा, 5m टाइम लेगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब एक उसको चक्कर लगाना है तो ये कितना हो जाएगा, 5m/4, यानी कि 5m/4 मिनट उसको लगेगा। ठीक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर कितना है, 450 है, तो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15% लाभ का मतलब क्या हुआ, 15% का लाभ का मतलब हुआ 115%, और 15% हानि का मतलब क्या हुआ, 85%। तो 115% से 85-85% के बीच में कितना का अंतर होगा, तो ये होगा 15 और 15 30% का अंतर। कितना परसेंट का अंतर, 30% का अंतर। ठीक है, यानी प्रतिशत में अंतर कितना है, प्रतिशत में अंतर है 30 का। और यहाँ पे अगर हम मूल्य में बात करें, पैसे में बात करें, तो ये कितना के बराबर है, तो ये है 450 के बराबर। ठीक, तो 30% अगर 450 है तो 10% कितना होगा, तो 10% यानी 3 से हमें भाग देना होगा, और 450 को 3 से भाग देंगे तो वो कितना होगा, 150। अगर 10% 150 है तो 100% हमें जाना है, तो 100% कितना होगा, 1500। कितना हो जाएगा, 1500। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, x है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30%, यानी कि 30% जो होगा उस वस्तु का वो कितना होगा, 450। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 450 गुणा में 100/30। ठीक है, तो ये इसको 15 बार में कटा देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1500। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे मन वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है। ठीक है, सतत विषम संख्याओं का मतलब हुआ कि लगातार का दो विषम संख्या, जैसे मान लीजिए हम बोले 5 और 7। ठीक, तो वैसे ही अब 5 और 7 नहीं लेंगे, कह रहा है कि कोई भी अब नंबर है और वो नंबर कौन सा है वो हमें नहीं पता है, और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कितना हो रहा है, 6723। तो छोटी संख्या का वर्गमूल, उसमें जो छोटी संख्या होगा उसका वर्गमूल कितना होगा, वही हमें फाइंड करना है। तो अगर हम पहली संख्या अगर x मानते हैं विषम, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए जैसे 5 है, तो यहाँ पे अगला जो संख्या वह है वो कितना है, 7, यानी कि इसमें 2 जोड़ना पड़ा है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना के बराबर होना चाहिए, 6723 के बराबर। ठीक, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम तोड़ के देखते हैं कि क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि वहाँ पे 2 नंबर हो और दोनों के बीच में डिफरेंस 2 हो, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6723 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 6 7 13, 13 2 15 और 3 18, यानी कि ये जो नंबर है 3 से कट जाएगा। 3 से ये 2 बार में, और ये कितना है, 7 है ना, तो ये हो जाएगा 2 और 4 1। ठीक, अब यहाँ पे 2 2 4 4 8 1 9, ये भी 3 से कटेगा, तो ये होगा 7 बार में, बचा 1, तो ये 4 बार में, 4 बार में जाएगा 12। ठीक है, 4। अब यहाँ पे ये कितना बचा, तो ये बचा 2, तो ये हो जाएगा 47। ठीक, अब यहाँ पे 7 7 14 4 18, यानी 3 से फिर जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये कितना होगा 9, 27 बचेगा तो 9, यानी 249। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 6, 6 और 9 15, यानी कि ये भी क्या होगा 3 से कट जाएगा। तो 3 से ये कितना बार में कटेगा, 8 3 24, और ये 3, यानी कि 83 बार में ये कट जा रहा है। ठीक, अब 83 क्या किसी नंबर से कटेगा, तो नहीं, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कितना हो रहा है, 3 3 9 9 27, 27 और 3 81, यानी कि 81 इंटू 3, 6723 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 इंटू 83, 81 इंटू 83। और यहाँ पे देखिए ये भी विषम संख्या है, और ये उसके आगे वाला विषम संख्या है 83। तो हमसे यानी कि 6723
को हम लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 81 गुणे 83। अब हमसे क्या पूछा है कि जो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 81। अब इसका वर्गमूल पूछा है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 9, यानी कि डी हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक, ये मतलब 2 शिफ्ट एग्जाम हुआ था और दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई सम प्राकृतिक संख्या, जैसे m के लिए गुणनफल m इंटू, यहाँ पे कह रहा है m इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर, ये जो होगा वो किससे हमेशा विभाजित होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन चारों ऑप्शन में हमेशा किससे विभाजित होगा, लेकिन यहाँ पे m का वैल्यू क्या होना चाहिए, सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो m मतलब जब सबसे छोटी संख्या है सम में वो कौन सा है, 2, तो हम यहाँ पे 2 का वैल्यू रख लेते हैं। तो m यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे m प्लस 2 यानी कि 4 और यहाँ पे m प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 6। तो ये कितना हो गया, 8 और 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। ठीक, तो 48 जो है इसमें से किसी से विभाजित नहीं होगा, सिर्फ किससे होगा, 24 से होगा। ठीक, इसको और मतलब चेक करने के लिए हम एक और नंबर रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, m का वैल्यू उसके बाद वाली जो सम संख्या है वो 4 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, m 4 और यहाँ पे 4 प्लस 2 यानी कि 6 और यहाँ पे 4 प्लस 4 यानी कि 8। अब ये 8 छक 48 और 48 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 96 यानी कि 192 जो होगा इसका प्रोडक्ट गुणनफल होगा। अब यहाँ पे देखिए 192 को हम यहाँ पे जैसे 6 और 4 है ना, तो 6 4 कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ पे ये भी जो संख्या है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 24 से हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 24 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में विषम संख्या की प्रायिकता क्या है। तो 1 से 10 में विषम संख्या होगी कौन कौन, तो 1 1 3 5 7 और 9 और ये टोटल है कितना, तो ये है 5। ठीक है, हमें प्रायिकता निकालना है इसे। तो टोटल संख्या होगा कितना 1 से 10 के बीच में, 10 और ये संख्या कितनी है विषम, 5। तो ये हो जाएगा इसका प्रायिकता 5/10 यानी कि 1/2। 1/2 बी हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या हुआ कि हमें फाइंड करना है कि कौन सी संख्या इसमें परिमेय है। ठीक है, और परिमेय संख्या आपको पता होगा कि परिमेय संख्या को देखिए हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो होता है कि परिमेय संख्या हम वैसी संख्या को बोलते हैं जो क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, p/q के फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पे शर्त होता है कि जो p और q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और साथ में जो q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मतलब कोई भी भिन्न में नहीं है, बट्टा में नहीं है, फ्रैक्शन में यहाँ पे नहीं है। तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम रूट में भी डिफाइन करते हैं। ठीक, और रूट में कैसे डिफाइन करते हैं वो समझिएगा। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिनके अंडर मतलब ये जो रूट है यहाँ पे हमें वैसा नंबर देखने को मिलेगा, जैसे हम बोले 16, तो 16 का ये हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 4, यानी कि जिसका वैल्यू परफेक्ट निकल जाए। ठीक, तो वो क्या होगी, ये होगी परिमेय संख्या। ये क्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है, और जिसका वैल्यू ना निकले, जैसे हम यहाँ पे बोल दें √15, तो √15 का कोई वैल्यू होता है, तो नहीं, √15 का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक, तो ये क्या होगी, ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान देना है कि अगर रूट में जो वैल्यू दिया है उसका कोई एक वैल्यू निकल जाए तो वो परिमेय, अगर वैल्यू ना निकले तो वो क्या होगा, अपरिमेय। हमसे क्या पूछा गया है, परिमेय कौन सा होगा,
तो यहाँ पे देखिए √15 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे c का अगर हम देखें तो √9 का मतलब क्या हुआ 3 और √16 का मतलब कितना हुआ 4। तो यहाँ पे तो वैल्यू निकल जा रहा है 12। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, या फिर क्वेश्चन के टर्म में बोले तो ये अपरिमेय नहीं है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है √15 और √16 का वैल्यू आएगा, लेकिन क्या √15 का वैल्यू आएगा, तो नहीं, √15 का वैल्यू नहीं आएगा, यानी कि ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये भी क्या है, अपरिमेय है। वैसे ही यहाँ पे √5, तो √5 का भी वैल्यू नहीं होता है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। ठीक, तो बाकी सब ये तीनों अपरिमेय है, सिर्फ जो सी है वो अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये परिमेय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, यानी कि एक आयत है, इसमें ये क्या कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो ये कितना होगा x + 1। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी परिधि आयत का परिधि कितना होता है, आयत का परिधि बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 लंबाई कितना है x + 1 और चौड़ाई कितना है x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 में 2 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और प्लस 2। ठीक, अब 4x + 2 हो गया, लेकिन इसका वैल्यू दिया कितना है, तो ये दिया है 14 के बराबर। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x, और ये 2 जो आएगा इधर ये माइनस कर देगा, यानी कि 12। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, ये इसको आगे डिवाइड कर देगा, x का वैल्यू कितना आया 3। ठीक है, तो ये सिर्फ x का वैल्यू है, यानी कि जो चौड़ाई है वो कितना होगा, वो होगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये कितना होगा 3 + 1 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें आयत का लंबाई और चौड़ाई मिल गया, और आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा। क्षेत्रफल बराबर यानी कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो सी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है 5, 15, 20 के लस यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 15 और 20 का एलसीएम जो होगा ये हो जाएगा 60। कितना होगा 60। ठीक है, और इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 5। वो कितना होगा 5, इसको निकाल लीजिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको लेते हैं, ठीक, और उसको बाकी नंबर से कटा के देखते हैं कि क्या वो कट जा रहा है। तो अगर कट जाता तो 20 ही हमारा होता, लेकिन नहीं कट रहा है, यानी कि इसको डबल करेंगे। डबल करेंगे तो 40 भी है, 40 आएगा, 5 से कटेगा तो कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा। तो अब इसको 3 गुना करते हैं, तो 3 गुना करेंगे यानी कि 60 होगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, यानी कि 60 जो हमारा होगा वो एलसीएम होगा। वैसे ही एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लेके इन सब में डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या ये पूरा इसको डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 15 को भी डिवाइड कर देगा और 20 को भी डिवाइड कर देगा, तो जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है अनुपात। तो इसको हम क्या करते हैं, कटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यानी कि जो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा वो कितना होगा 12:1, 12:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 कितने वर्षों में होगा। यानी हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है समय के बारे में। तो आपको मिश्रधन का फॉर्मूला पता होगा। अच्छा, मिश्रधन यहाँ पे होगा कितना, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस ब्याज, यानी कि 163.20। तो ये हो जाएगा 2163.20। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट मतलब डेसिमल यहाँ से हटाते हैं। तो डेसिमल हटाएंगे तो 216320, और यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर था ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व लिख देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1+R/100 टू द पावर n, और n ये क्या है, यही होता है समय, ठीक है, और यही हमें फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए कितना हो गया हमारा, 2216320/100 बराबर P कितना है, तो P है 2000 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या होगा 1+R/100 यानी कि 1+4/100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे एलसीएम 100 और ऊपर चला जाएगा 100+4 यानी कि ये हो जाएगा कितना, 104/100, ठीक है, और ये यहाँ पे n है तो l होगा, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं घटा के, तो ये हो जाएगा 0 से 0, इसको हम लाते हैं यहाँ पे नीचे, तो ये हो जाएगा 21632 बटा ये 2000 नीचे आएगा और एक 0 और आ जाएगा, और ये कितना के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 104/100 का पावर n, और यही n हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम पहले घटाते हैं, तो ये 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 पे 4 0, और इसको घटाएंगे तो ये होगा 1, और यहाँ पे 16 है तो 0 8, और 32 है तो 16, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 10,816 बटा में 10,000, ठीक है, और इधर क्या है, तो ये है 104/100 का पावर n। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि यहाँ पे n दिया गया है, यानी कि हम n का वैल्यू कितना रखें कि इसके बराबर आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो 100 का स्क्वायर करते हैं, 100 में कितना 0 है, 2 0 है, और जब स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर करने पे ये नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिलेगा कि n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, और 104 को भी हम जब स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा, 10,816, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे 10,816 को 104 बटा यहाँ पे क्या होगा 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कितना है इधर, तो ये दिया था पहले से ही 104/100 का पावर n, ठीक। अब यहाँ पे बेस दोनों जगह पे क्या है, सेम है, और पावर अलग अलग है, तो यहाँ से हम पावर को बराबर कर देंगे, यानी कि n बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2 वर्ष होगा, यानी कि 2 वर्ष में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% के दर से कितना होगा, 163.20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि एक यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, और इसमें 10वां पद दिया है 20, T10 जो दिया है वो कितना दिया है 20, और T20 जो है वो कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया है 10, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा गया है कि एक्स टर्म कितना होगा, ठीक है। तो आपको Tn का फॉर्मूला पहले भी बताया था, एक्स टर्म क्या होगा, a + x-1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे जब ऑप्शन में आप देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ x है, यानी कि हमें a का भी वैल्यू निकालना होगा और d का भी वैल्यू निकालना होगा। इसके अकॉर्डिंग जो a है वो कितना है, a यानी पहला टर्म a है, और d यानी सार व अंतर कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा कितना, तो ये इसको हम माइनस करते हैं, a - b सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -b, यानी कि d जो हमें दिया है वो कितना दिया है, -b दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, T10 को क्या लिखेंगे, T10 को लिखेंगे a + n-1, n-1 कहने का मतलब क्या हुआ, 10-1, यानी कि 9d बराबर 20। अब d का वैल्यू कितना है, तो ये है -b, तो हम क्या लिखेंगे, a + n इंटू -b, तो ये हो जाएगा -nb बराबर कितना होगा 20, ठीक है। अब वैसे ही जब हम T20 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a -10 था तो माइनस आ गया 9, -9 आया, तो यहाँ पे 20 है तो -19b बराबर कितना होगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशन बन गया, एक ये और एक ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब ये कितना होगा,
19 में से 9 गया, यानी कि 10 बी जो होगा वो बराबर होगा 10 के। तो बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर आया 1। तो एक तो हमें निकल गया बी, ठीक। अब हमें क्या निकालना होगा, ए निकालना होगा। तो हम किसी भी इक्वेशन में इसको रख के निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे था कि a माइनस एन बी इक्वल्स टू 20, तो ये हो जाएगा a माइनस 9 इंटू बी कितना है, b है 1, और ये कितना होगा 20 के बराबर होगा। यानी कि a जो होगा ये -9 होगा और इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि a कितना आया 29। a कितना आया है 29। अब a और b हमें मालूम चल गया, हमें क्या निकालना है, ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। तो आइए हम यहाँ पे फॉर्मूला में इसको रखते हैं। जैसे ए का वैल्यू कितना आया 29, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 1 और डी, डी यानी कि बी, डी मतलब माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना आया है, बी का वैल्यू आया है 1। तो माइनस बी बराबर कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 29, और ये इसको -1 एक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -x, और ये माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि ये कितना हो गया 29 और 31 और -x, ठीक है। यानी कि जो डी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण दिया है और इसका हमें क्या पूछा है, मूल पूछा है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर कितना है, 0 है। 6 और 2 को -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 में तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो गया प्लस 3x और -4x, ठीक है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और 3x माइनस 4x कितना हो गया, -x हो गया। ये -2 बराबर कितना होगा, 0। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, 3x, तो यहाँ पे बच गया 2x और यहाँ पे +1, और इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम -2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x और +1, और ये कितना के बराबर होगा, 0 के, ठीक है। तो यहाँ से हम 2x + 1 को जब कॉमन लेंगे तो ये हो बच जाएगा यहाँ पे 3x और यहाँ पे -2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, या फिर 3x - 2 जो होगा वो भी 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, ये इधर आएगा तो -1, और ये इसको डिवाइड करेगा यानी -1/2, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, तो इधर जाएगा तो ये +2 और ये आके इधर डिवाइड कर देगा, यानी कि एक आया -1/2 और एक 2/3, यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक तैराक स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, ठीक। स्थिर जल कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नदी का पानी है अभी शांत है, लेकिन जब ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने एवं लौटकर वापस आने में कितना समय लग जा रहा है, 75 मिनट का समय लगता है। तो वो मतलब जो दूरी तय किया है जाने में और फिर उतना ही दूरी आने में, तो वो कितना दूर था, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो आइए इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक, ये अभी शांत है, तो जो तैराक था वो कितना के स्पीड से जा रहा था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। अब जब ये नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बहने लगी, ठीक, तो अच्छा ये बताइए, जब 1 किलोमीटर ये बह रहा है स्पीड से और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसका जो नदी के बहाव के दिशा में इसका जो स्पीड हो जाएगा वो कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब ये वापस आ रहा होगा तब भी ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा होगा, लेकिन ये जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है इसके स्पीड को कम कर देगा, यानी कि यहाँ पे जो स्पीड होगा इसका वो कितना होगा, वापस आने में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एक तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, चाल का आपको फॉर्मूला पता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, दूरी बटा समय। अब समय दिया है कि 75 मिनट समय लगा है, 75 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे तो 75/60। अब देखिए कह रहा है कि जब ये सपोज कि ये x किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, x किलोमीटर गया है और फिर x किलोमीटर ही वापस आया है, और x किलोमीटर गया है कितना के स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उस टाइम इसका समय कितना लेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा
दूरी अब बट्टा चाल, दूरी कितना है x, और जब जाएगा तो कितना के स्पीड से, 6 के स्पीड से, यानी कि समय कितना लगेगा जाने में, x बट्टा 6। वैसे ही वापस आने में दूरी कितना है x, और स्पीड कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि समय कितना लगेगा x बट्टा 4। और जाने में और आने में हमें दिया हुआ है कि 75 मिनट का समय लगता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये हो गया 2x और प्लस 3x बराबर 75 बट्टा 60। ठीक, अब ये 5 बार में चला जाएगा और ये 15 बार में, यानी कि 2 और 3 5x जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 15 के। तो x बराबर कितना होगा, ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3। x बराबर कितना होगा, 3। ठीक है, यानी कि 3 किलोमीटर जो है वो जा रहा है और 3 किलोमीटर ही वापस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि एक कार क्रमशः 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। यानी कि पहली 7 किलोमीटर वो चला है 10 की स्पीड से, फिर 7 किलोमीटर 20 के स्पीड से, फिर 7 30 और फिर 7 किलोमीटर 60 के स्पीड से। इस दूरी के दौरान इसकी औसत गति कितनी है। तो औसत गति का मतलब क्या होता है, औसत गति का मतलब होता है कुल दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दूरी तो पता है कि 7-7 किलोमीटर की मतलब 4 बार चला है, यानी कि दूरी हमारा कितना हो गया, 28 किलोमीटर हो गया। ठीक है, कितना, 28 किलोमीटर। अब हमें समय निकालना है। तो समय देखिए, जैसे 7 किलोमीटर अगर 10 की स्पीड से चला है और 7 किलोमीटर अगर 20 के स्पीड से चला है, ठीक, तो यहाँ पे अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस चल रहा है, तो समय भी क्या होगा, अलग अलग लगेगा। तो समय कितना लगेगा, पहला जब 7 किलोमीटर चला है तो कितना की स्पीड से चला है, 10 की स्पीड से, तो समय कितना हो जाएगा, 7/10। कैसे होगा, इसके पहले भी मैंने बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूरी कितना है 7, और कितना की स्पीड से गया है, तो ये गया है 10 के स्पीड से। फिर ये कितना होगा, अगला फिर 7 किलोमीटर ये जाएगा कितना के स्पीड से, 20 से, फिर अगला 7 किलोमीटर 30 के स्पीड से, और फिर अगला 7 किलोमीटर 60 के स्पीड से। तो ये टोटल समय उसको लगेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, तो ये होगा 42 प्लस 3 बार में ये तो 21, 2 बार में तो 14, और ये 1 बार में तो 7। ठीक है, अब ये कितना के बराबर होगा, तो 40, 42 और 20 62, 63 और 10 73 और ये 4 77 और 7 84, 84/60। यानी कि समय जो हमें लगा वो कितना लगा, 84/60 घंटा। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में हमें दूर चाल दिया है। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है औसत गति। औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितना है, तो दूरी है 28 किलोमीटर। ठीक, और यहाँ पे जो समय आया है वो कितना है, 84/60, यानी कि 84 यहाँ पे हो जाएगा और 60 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, यहाँ पे हम इसको 7 से घटाएंगे तो 4 बार में, और ये 12 बार में, और ये फिर 5 बार में। तो ये कितना हो गया, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो हमारा औसत स्पीड होगा। यानी कि हमारा ये जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आज था हमारा पार्ट 3। ठीक है, हमारे पीवाईक्यू मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का ये तीसरा पार्ट था। ठीक, जिसमें हमने आज टोटल मतलब अभी तक हमने 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो इसको आप लोग एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले